दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की मुट्ठी में थी। वेनेजुएला में रातों रात उन्होंने फौजी भेजे और वहां के राष्ट्रपति को उठाकर न्यूयॉर्क ले आए। अपने पहले टर्म में उन्होंने कर्ड्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार डाला। ईरान ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ। अमेरिका ने वहां पे बहुत भारी भरकम बम गिराया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ईरान का रिएक्शन जिसे कहते हैं म्यूटेड था। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि एक और मौका है ईरान को अब धर पकड़ने का। नेतन्याहू उन पर लगातार ये प्रेशर बना रहे थे कि ये सही मौका है ईरान पर अटैक करने का, और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप मान गए। लेकिन एक बार जब हमला शुरू हुआ तो ये हमला डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल गया और आज अमेरिकन अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान वॉर के वर्ल्ड इकोनॉमी पे फॉलआउट को रोका जाए, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जहां से दुनिया भर की कच्चे तेल की 20% आवाजाही होती है। वहां पे तेल टैंकर्स पे अटैक हुआ है। शायद अमेरिका ने इसी बदले में ईरान के खर्ग आइलैंड पे हमला किया है, जो कि जिसे कहते हैं कि ईरान की नाभि है। सबसे ज्यादा तेल ईरान को कच्चा तेल वहां से मिलता है। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है फिर से, और मैं हाजिर हूं फ्लैश पॉइंट विद सुरेंद्र सिंह ओबराय के साथ। एक छोटा सा बीच में ब्रेक रहा हमारी बातचीत में। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान का जो खर्ग आइलैंड का जो उस पर हमला हुआ है, उसमें अमेरिका ने ये कहा है कि अभी हमने वहां के मिलिट्री एसेट्स पर हमला किया है। तेल की सप्लाई के लिए जो वहां पे संसाधन लगे हुए हैं उनको निशाना नहीं बनाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम वो भी कर सकते हैं। ये डिस्टिंक्शन क्यों, और खर्ग आइलैंड पे हमला क्यों अहम है? देखिए, अगर खर्ग आइलैंड की अगर आप लोकेशन देखेंगे, वो बिल्कुल ईरान से थोड़ा हट के मेन जो लैंड है उनका, तो एक आइलैंड है कुछ 5-6 किलोमीटर का लंबा, और उसपे इनकी ऑयल की लाइफलाइन है, जैसे आप बता रहे थे। इनका मैक्सिमम जो ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है वो इसी आइलैंड के टर्मिनल से आगे जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम ऑयल चाइना की तरफ जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल है जो पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ ग्लोबल मार्केट्स में जाता है। और ज्यादातर ईरान का आजकल आपको मालूम ही है, सैंक्शंस के बाद ज्यादा से ज्यादा तेल चाइना ही उनका बायर था, जो क्रूड ऑयल्स वगैरह लेके जाते थे। और इनकी वहां से अंडर सी काफी लंबी पाइप्स हैं जो कि मेन ऑयल की सप्लाई इनके मेन एरियाज, मेन लैंड में भी जाती है। तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो मुझे लग रहा है ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने बॉम्बिंग तो जरूर की है, लेकिन एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं किया है। अगर एसेट्स से इफेक्ट होना शुरू हो जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में एकदम रेट्स डबल हो जाने हैं, क्योंकि ईरान के अगर 10% सप्लाई है जो ऑयल की ईरान की तरफ से होती है, और अगर ये 90% इसका क्रूड ऑयल यहां से जा रहा है इस टर्मिनल से, तो थिंग्स कैन बिकम वेरी टिप्सी एज फार एज द ग्लोबल ऑयल मार्केट्स आर कंसर्न। तो उस चीज को जरूर इन्होंने ध्यान किया होगा। लेकिन कह रहे हैं कि 90 टारगेट्स किए हैं, जो यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए है, और अपने ट्वीट पे भी उन्होंने ये चीजें रखी हैं कि, लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स किए हैं, जिसे वो क्राउन ज्वेल कह रहे थे कि क्राउन ज्वेल है। और ऐसा लग रहा है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है। देखिए, इनसे पहले भी सवाल पूछे गए थे उसके बारे में, तो ट्रंप ने टाल दिया था, और ऐसा कह रहे थे कि जैसे एक हफ्ता पहले अपने जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप क्या सवाल पूछ रहे हो, कुछ और पूछिए। और अब्रप्टली कल रात को जब देखा है कि इसके ऊपर एक मैसिव अटैक हुआ है, और पिछले 30 घंटे से अगर आप देखोगे हॉर्मुज के ऊपर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई शिप पे अटैक नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग कर रहे हैं। और ये बोला भी है ट्रंप ने आज अपनी जो स्टेटमेंट में दिया था एयरफोर्स वन में जो मीडिया के साथ, कि
मैंने इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आइलैंड का है उसको वाइप आउट नहीं किया है। अगर हम चाहते तो उसका कर देंगे, लेकिन ईरान को अब फ्री पैसेज, एक सेफ पैसेज देना पड़ेगा हमको। अगर नहीं देंगे देन दे विल हैव टू बेयर द कॉस्ट। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरी चीज जो देखी जा रही है, एक और इनके जो मरीन्स हैं, जो एम्फीबियंस फोर्स भी कहा जाता है, जो दोनों लैंड और सी और एयर वगैरह में काफी वेल ट्रेन्ड सील्स टाइप के लोग हैं, तो उनकी मूवमेंट हो गई है। दे हैव स्टार्टेड मूविंग थ्रू द सी टुवर्ड्स ईरान। ये एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा। ऑलरेडी आप देखिए इनके काफी सेलर्स हैं सी में, तो कहीं ना कहीं इनका कोई नेक्स्ट मेजर प्लान है। वो प्लान क्या, बूट्स शुड बी देयर ऑन द आइलैंड, कि ईरान ये अमेरिकन उसके ऊपर आ जाएं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ईरान अकेला नहीं लड़ेगा, और अगर चाइना का ऑयल का इंटरेस्ट खत्म होगा तो कहीं चाइना इन्वॉल्व तो नहीं हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी को कैसे वो मेंटेन करते हैं, या खाली आउटसाइड सी से और एयर से वो प्रेशर उसके ऊपर रखते हैं। लेकिन ये आइलैंड अब बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया हुआ है, ईरान के ऊपर काफी प्रेशर बिल्ट अप हो जाएगा। और अगर बूट्स उसके ऊपर आ गए तो एक आप समझिए फायर बैटल होने का खतरा है। और उस बैटल खतरा होने में ईरान कुछ प्रिकॉशन भी ले सकता है। वो अपने मिसाइल्स वगैरह इसलिए नहीं चलाएगा क्योंकि उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो नेक्स्ट जी, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हमें जरूरत पड़ सकती है बूट्स ऑन द ग्राउंड पे, और उसके बाद लगातार अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे इंडिकेशंस आए कि शायद वो कर्डिश फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इराक में एक अलग से स्वायत्त शासी इलाका है कुर्दों का, वहां से कुछ इस्तेमाल किया। लेकिन ईरान ने वहां पे शायद कुछ मिसाइलें दागकर वहां पे चेतावनी पहले से ही दे दी कि आप लोग इस मसले में उलझिए मत। ये खर्ग आइलैंड अगर अमेरिका जो है ईरान से छीन लेता है, अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक इशारों में कहा था कि हमें जरूरत पड़ सकती है, तो ये वॉर को कितना और भड़काएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखिए, जो ये 5,000 मरीन्स और सेलर्स आ जाएंगे जो कि इनके बेस्ट ऑफ द ट्रूप्स हैं, और इनके क्या होता है कि इनके टैंक्स तो कई बार सी में सिंक भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे इनके पास वेपनरीज है या हार्डवेयर है, और वो फ्लोट भी करते हैं, सिंक भी हो जाते हैं, लैंड पे भी आ जाते हैं। तो क्या वो वाला मटेरियल भी सारा क्या लाया जा रहा है? तो ये खाली एक मूवमेंट खाली 5,000 मरीन्स और सेलर्स की नहीं होगी, इसके साथ बहुत सा वॉर हार्डवेयर जो होगा, जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं इनके डिफरेंट किस्म के, चितूक और बाकी चीजों के हैं, या जो बॉम्बर्स इनके तैयार होंगे। तो एक सी और एयर का एक मैसिव अटैक होता है अगर ये इफ दे प्लान टू गो इनटू देयर। तो क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी, अब खार्ग आइलैंड की, अगर इन लोगों अगर इस सी पैसेज को खुला रखना है। आप एक और चीज ध्यान दीजिए, मतलब ये ज्यादा लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग, कि जब से ट्रंप आए हैं, ये जितने भी सी रूट्स हैं, चाहे वो पनामा कनाल है, चाहे वो आर्टिक एरिया है, क्योंकि देखिए वहां पे सारे मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स वगैरह, और वो भी एक इंपॉर्टेंट सी रूट बनने वाला है। चाहे 4 साल 5 साल 10 साल में एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाएगा। तो हर उस सी रूट पे जहां से मूवमेंट हो रही है ऑयल की खास तौर पे, तो दे वांट टू टेक इट ओवर, और चाइना को वो धक्का मार के पीछे किसी तरीके से करना चाहते हैं। और आज देखिए, आज एक और स्टेटमेंट जो आई थी कि ईरान की तरफ से कि जो शिप जाना चाहता है वो दे विल हैव टू पे द मनी इन चाइनीज करेंसी। तो कहीं ना कहीं पे कुछ चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर कंट्रोल अमेरिकन लेना चाहते हैं। अब वो डायरेक्टली लेते हैं, वो इस आइलैंड पे आ जाते हैं, जिससे वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का कह रहे हैं, क्योंकि सारा ईरान की लाइफलाइन है। आप समझिए इनका हार्ट उस पे है। अगर ये कब्जे में आ जाता है, उनका बिजनेस बहुत एक रुक जाएगा। बट इतना आसान नहीं होगा अमेरिका का वो टेक ओवर करने का, क्योंकि
उन्होंने कहीं ना कहीं मेजर अरेंजमेंट्स भी किए होंगे, सो इट मे लीड इनटू मेनी डेथ्स। और चाइना का इन्वॉल्व हो जाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इस चीज का काफी एक्सपैंड होगा। और सबसे बड़ा जो खतरा होगा वो होगा कि ग्लोबल जो कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्ट होंगे। अगर 100 का बैरल है वो 200 का बैरल चला जाएगा एज फार एज पेट्रोल आर कंसर्न। एक बार अगर यहाँ पे आग लगी या कुछ इनके एसेट्स के ऊपर वो खराबी हो गई, पर अभी यही देखना पड़ेगा कि अमेरिकन कितना इसको बिल्ट अप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि अपनी कितनी मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट एक 5000 इनके ट्रुप्स की नहीं होगी, उसके साथ इनका बहुत ज्यादा बड़ा और मूवमेंट्स होगी जिसके ऊपर वो ब्लैक हॉक्स हैं, चीतुक्स हैं, इनके वो कहां पे खड़े हैं, इनके बॉम्बर्स कहां पे रहेंगे, क्योंकि दे विल हैव टू गिव कवर टू देयर सील्स आल्सो, टू देयर मरीन्स आल्सो। सुरेंद्र जी, जहां डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट ये हुआ कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि उन पर डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रेशर है, वहां पे रिपब्लिकन पार्टी का प्रेशर है उनके ऊपर, उनका मागा बेस जो है वो अनॉयड है इस बात को लेकर। तेल का तो दाम सब जानते ही हैं, क्योंकि उससे सारी इकोनॉमी अमेरिका की जो है वो, जैसे तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो अमेरिका हालांकि अपना तेल जो है काफी बहुतायत मात्रा में जो उनका तेल है वो डोमेस्टिकली ही उनका वो प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ने का असर अमेरिका पे भी पड़ेगा। लेकिन रशिया का जो इस पूरे मसले पर स्टैंड होना चाहिए, उसको तो ये वॉर जितनी ड्रैग ऑन कर रही है उनको उसमें इतना फायदा हो रहा है, उनका तेल बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, जिस तेल को हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने एक एक्स पे पोस्ट किया और कमेंट किया कि किस तरीके से अमेरिका ने सभी मुल्कों को बुली किया कि वो रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दें, और अब उसी रशियन ऑयल को खरीदने के लिए वो बोल रहे हैं कि जाइए आप रशिया का तेल खरीद लीजिए। तो रशिया को तो इस वॉर के ड्रैग ऑन होने से फायदा है, क्योंकि यूक्रेन उतना ही कमजोर रहा है, और अमेरिकी अगर रही सही भी उनकी इच्छा शक्ति रही हो कि यूक्रेन की किसी तरीके से मदद की जाए, तो उनका स्टॉक पाइल भी यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो आज यूरोपियन कंट्रीज की सबकी स्टेटमेंट आई है, एंड दे आर एंग्री दैट यू आर अलाउइंग रशियंस टू बाय ऑयल, टू सेल देयर ऑयल। तो उस पे तो उनको 1.5 बिलियन या कितना वो इसी हफ्ते में होगा। तो रशिया इज अ विनर राइट नाउ, वो लड़ रहे हैं, तो उसमें फायदा पूरा रशिया का हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो जितने भी टॉप यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके, आप जर्मनी, सबने क्रिटिसाइज किया है। दे ऑल हैव सेड दैट इट शुड नॉट हैव बीन डन। लेकिन अब इसमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का दोबारा डबल पावर बनता जा रहा है, और क्या होने वाला है ये कभी आपके साथ बैठ के मैं एक और डिस्कशंस भी करूंगा, जो मैं बात आपसे कर रहा था अबाउट पनामा कनाल और वगैरह उस चीज की। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग भी है मुझे लगता है यूएस और रशिया की आपस में। आप देखिए, यूएस अपना इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है कि अब यूक्रेन में क्या कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यूरोपियंस उसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अब यूरोपियंस नाटो का यूएस के अगेंस्ट लिटरली लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है? एक और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई स्ट्रैटेजी होगी, या कहीं ना कहीं टॉक्स बिटवीन रशियन एंड यूएस लीडरशिप में भी कुछ ना कुछ होगा कि आप ईस्टर्न कमांड का, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का ध्यान रखिए, हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ध्यान देंगे, लेकिन बाकी और किसी को आने नहीं देंगे। ये आई एम जस्ट गिविंग यू ऑफ द कफ ये रिमार्क्स वगैरह, कोई इसमें वैसा नहीं है। एक पहलू है, एक व्यू है कि एक ऐसा भी हो सकता है, पर रशिया इस पे पूरा फायदा उठाता रहेगा। आई डोंट थिंक इमीडिएटली ये चीजें खत्म होने वाली हैं। देखिए, आप इनके अटैक्स देखिए ईरान के, इस वक्त आप एनर्जी एसेट्स पे होना शुरू हो गए हैं। आज यूएई का जो सबसे बिगेस्ट है, उनके जो ऑयल एसेट्स हैं उसके ऊपर अटैक हो गया, और वहां रिबन ऑफ ब्लैक स्मोक देखा जा रहा है इन ए बिग वे। इससे पहले आप देखिए इराक पे काफी ज्यादा अटैक हुए थे। और अगर आप कैजुअलिटीज देखते हैं इन जितनी भी स्टेट्स में हैं, इराक में, यूएई में, अमान में, आप देखिए कितने लोगों की डेथ्स हो रही है। और यहां से देख लीजिए लेबनान में, वहां तो आज यूनाइटेड नेशंस के जो वो
पीस कीपिंग वाले हैं, उनका भी एक यूनिट पे शेलिंग हो गई है और एक बंदा उनका एक सोल्जर इंजर्ड हुआ है. तो इट हैज एक्सपैंडेड इन अ बिग वे एंड ईरान हैज बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. अब इसका काउंटर क्या होगा, वी डोंट नो. अब देखिए, फ्रेंच का एक सोल्जर की डेथ हो गई है, अमेरिकन 13 की टोटल अभी तक डेथ हो चुकी है, और मोर देन 800 लेबनीज मिनिस्ट्री जो कह रही है कि वहां पे सिविलियंस की डेथ हो रही है. और ह्यूमन कॉस्ट बढ़ रहा है. जी जी, कॉस्ट ऑफ वॉर तो मैसिव बढ़ा दिया है और एक्सपैंड कर दिया हुआ है. अब देखिए उनके लॉसेस देखिए कितने हो गए हैं अब गल्फ कंट्रीज के. दुबई में तो कह रहे हैं कि इस वक्त नॉर्मल लाइफ तो चल रही है, लेकिन जो होटल $400-500 का आपको मिलता था, तो आज वो $50 पे भी देने को कमरा तैयार है. तो लुक इनटू दैट थिंग्स द वे आर हैपनिंग. अमेरिकन के कोई 40,000 लोग वहां काम कर रहे थे, नियरली सब चले गए. यूके के भी नियरली कोई 35-40,000 लोग थे, चले गए. हमारे इंडिया में भी 1-1.5 लाख लोग वापस अभी तक आ चुके हैं. और इसकी इवैक्यूएशन करना भी कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा जब हमारे 9 मिलियन लोग हैं वहां पे रहने के लिए. तो एक्सपेंशन में कोई मेजर एक्सीडेंट अगर हो गया, थिंग्स विल बी रियली रियली बैड, दे विल गो हेवायर. मुझे तो कभी कभी ये बैटल ऑफ हार्मूज को तो मैं कंपेयर करता हूं कि अगर आपको याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पहले जो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था, वो भी मरीन अटैक था, और उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे और कैसे उन लोगों ने पाउंड किया था जाके हिरोशिमा और उधर के एरिया में. तो उस स्टेज में भी कहीं ना कहीं चीजें जा सकती हैं अगर मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. न्यूक्लियर डेटरेंस है, जरूर है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन कई कंट्रीज के पास है, और उस चीज का कहीं जब ज्यादा एक्सीडेंट हो, फॉर एग्जांपल अमेरिका पे ही कहीं मेजर कैजुअलिटीज कहीं हो गया या मेजर एसेट्स हो गया, तो तब क्या होगा. सो बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं इस चीजों पे. इसलिए शायद यूएस भी प्रिकॉशन ले रहा है. वो भी उनके इतने एसेट्स को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, और ऑलरेडी दे आर फेसिंग ह्यूमन राइट्स आई मीन इश्यूज पे. जब से यूएस का गणित जो है वो कमजोर रहा, मैथ जो है वो इस मसले पर कमजोर रहा. सुरेंद्र जी, सीएनएन की रिपोर्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब हमले के लिए हामी भरी और ये कहा कि जहां उनके पास ये प्रिसाइज इंटेलिजेंस आया कि आयतुल्ला अली खामनेई जो है वो एक मीटिंग करने वाले हैं और वहां पे बम गिराने का फैसला हुआ, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में खामनेई के साथ जो लोग मारे गए उनमें से शायद वो भी थे नेता जिन पर अमेरिका की नजर थी कि वो खामनेई के बाद ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे. उसके बाद नेक्स्ट वेव में जो दूसरे नेता थे वो भी मारे गए, और अब जो अमेरिका डील कर रहा है वो खामनेई के बेटे मुज्तबा से कर रहा है, जो कि उतने ही हार्डलाइनर है. ये एक और फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका के लिए, क्योंकि यहां पे अब वॉर जो है वो एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा है. आप खत्म करने की शुरुआत तो आपने कर दी है, खत्म करने की आप हालत में नहीं है. नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक है. अब आज अगर आप एक और खबर देखेंगे कि यूएस ने ऑफर किया है 10 मिलियन बाउंटी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ टॉप ईरानियन लीडर्स, और उसमें उन्होंने 10 लीडर्स का नाम लिया है, लेकिन शायद 6 के पिक्चर्स लगाई हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह ने किया है. और 10 मिलियन फॉर इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड किया है मुज्तबा खुमैनी जो कि सुप्रीम लीडर बने हैं अभी यहाँ के, और वो लरिजानी का भी नाम उसमें है. तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि अमेरिकन के पास भी उनकी लीडरशिप्स के प्रोफाइल जरूर होंगे, लेकिन उनकी पोजीशनिंग कहाँ पे है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. इनफैक्ट फ्राइडे को जब वहां पे एक उनका रिलीजियस प्रोसेशन जो चल रहा था, तो दोनों प्रेसिडेंट एज वेल एज जो इनके नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं लरिजानी, ये दोनों अटेंड कर रहे थे उसको, एंड दे वर ऑन द स्ट्रीट्स. मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए थे उन्होंने उस वक्त करने के लिए तेहरान में, दे वर वॉकिंग अलोंग विद दिस. पर जो उनका टारगेट है वो आईआरजीसी के मिलिट्री विंग है. इनका वो सारा कमांड आईआरजीसी के पास है. शायद अमेरिकन उन्हीं के मगर लगे हुए हैं, और आईआरजीसी ही पूरा लीडरशिप को बना रहा है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है. और कहीं ना कहीं वो थोड़े लिबरल लीडर्स के अगेंस्ट नहीं होंगे, पर आईआरजीसी की मिलिट्री लीडरशिप पे अटैक मैसिव हो भी रहा है और होगा भी आगे.
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस चर्चा के लिए। ईरान वॉर पर हमारे बीच में 2-3 दिन का ब्रेक रहा, लेकिन अब ये चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा पहले की तरह। आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। थैंक यू जी।